अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज शब मिराज का रोज़ा बहुत लोगों ने रखा होगा, कल इबादत भी की होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। जो लोग हमारे दरमियान अब नहीं हैं उनकी मग़फ़रत फरमाए, और हमारी दुआएं हैं उन सब लोगों के लिए जो भी इस साल या जो गुजर चुके हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उन सब के लिए। और अल्लाह आपकी इबादत कबूल फरमाए, ये मेरी आपके लिए दुआ है। जिनके रोज़े हैं वो भी आज अच्छे से गुजरें। गर्मी बहुत है तो आपकी जो है ये एक, मैं कहती हूँ कि पहला रोज़ा है जो आपको बता देगा कि आगे रमज़ान भी कैसा आने वाला है। एक बात जो मैं आज आप सबसे करना चाहती हूँ वो ये है कि आजकल की जो भी ये जो हमारे नौजवान हैं, जो नस्ल है, मेरे छोटे बहन भाई हैं, मैं खुद भी अपने आप को उसी में कंसिडर करती हूँ कि कुछ वाक़यात ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो हमारी हिस्ट्री में गुजरे हैं, जो हमारा रिलीजन हमें जिनके बारे में बताता है, कुछ हमने अपने माँ बाप से सुने, कुछ नाना दादी से सुने, कुछ क्लास में सुने इस्लामियात की, कुछ अपनी कारी साहब से सुने हैं। आजकल क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे लगता है ना माँ बाप ये वाली बातें घर में करते हैं, ना इतनी ज़्यादा जो है आपके वाक़यात सुनते हैं। इस्लामियत बुक्स भी जो है हमारी बड़ी कन्फाइंड हैं छोटी छोटी बातों में। तो आपके पास जो ओनली सोर्स रह जाता है जब भी आपने अपने आप को एजुकेट करना है, तो आप या इंटरनेट पे जाते हो, जितने भी हमारे मौलाना हैं आप उनकी बात सुनते हो, उनके जो खुतबे होते हैं वो सुनते हो, या फिर आप किताबें उठा के उनमें से पढ़ते हो। और बड़ा मुझे अफसोस हुआ एक बात का कि आप किसी भी चीज़ के बारे में जब भी जानना चाहो किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपको उसके बहुत सारे वर्जन सुनाई देते हैं। किसी ने एक तरीके से कोई बात बयान की है, किसी ने किसी और तरीके से बयान की है, और कुछ वर्जन्स में थोड़ी बहुत इधर उधर होती है कि ये ज़रा सी बात चेंज हुई होती है, उसका कोई अंडरलाइन मीनिंग नहीं चेंज होता, लेकिन कुछ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो मैं कल सिर्फ ये सोच रही थी कि जिन लोगों के पास जो है वो कि इस्लाह करने के लिए कोई उनके पास नहीं है कि सही वर्जन क्या है, तो वो अपने दिमाग में कौन सा वर्जन लेके आगे जाएंगे या वो कौन सी बात आगे पहुंचाएंगे। तो एक मुझे लगता है कोई इस तरह की अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो भी वीडियो अपलोड होती है, जो भी कोई बात करता है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी हो, जो बता सके कहाँ से क्यों कैसे ये बात की जा रही है, वरना तो हर कोई अपना ही एक वर्जन जो है उसको बना लेगा। मेराज के वाक़ये की जब बात होती है तो बहुत ही खूबसूरत वाक़या है, बहुत सारी जो है सलाहें हैं इसके अंदर हम लोग जिससे सीख सकते हैं, और इसको बयान करेंगे जो हमारे यहाँ पे आज एक मेहमान आने वाले हैं वो ही जस्टिस कर सकते हैं इस बात को। बहुत ही खूबसूरती से हम उनका बयान सुनेंगे। एक जो बात है इसके अंदर से, जो छोटा वाक़या है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मेरे दिल को ये बात जो है बहुत ज़ोर से लगी थी, तो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सफ़र पे रवाना हुए और जब वो आसमानों का सफ़र उन्होंने तय करना शुरू किया, तो कहते हैं कि जब भी आपके घर कोई मेहमान आता है जो मर्तबे में रुतबे में बड़ा हो, तो आप भाग के जो है दरवाजे पे उनका इस्तकबाल करते हैं, आप फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते हैं और आपको होता है कि कोई उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो और वो बहुत वेलकम फील करें। तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुँचे तो वहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनका इस्तकबाल करने के लिए जो है वेट कर रहे थे, और जब वो अंदर आए तो उन्होंने कहा मेरे प्यारे नबी आ गए, मेरे भाई आ गए। जब वो दूसरे आसमान पर गए तो वहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम जो है उनका इस्तकबाल करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और उन्होंने भी बहुत प्यार से इस्तकबाल किया, कहा मेरे नबी आ गए, मेरे भाई आ गए। जब वो तीसरे आसमान पर गए तो वहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनका इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे ही जब वो चौथे आसमान पर गए तो वहाँ पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत प्यार से इस्तकबाल किया कि मेरे भाई आ गए, मेरे नबी आ गए। जब वो पाँचवें आसमान पे गए तो वहाँ पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उनका इंतज़ार कर रहे थे। जब वो छठे आसमान पे गए तो वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनका इंतज़ार कर रहे थे। जब वो सातवें आसमान पे गए तो दर पे जो है कोई नहीं था, और जिस तरह एक काबा ज़मीन पर है वैसे ही एक काबा वहाँ आसमान पर है, और वहाँ पे 24 घंटे जो है वो फरिश्ते तवाफ़ करते रहते हैं, और कहते हैं जब एक जमात बाहर जाती है तो तर क़यामत उसकी दोबारा बारी नहीं आती। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे काबा के साथ जो है एक शख्स खड़ा है, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि ये कौन है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आपके दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जब गए तो उन्होंने उनका इस्तकबाल किया बहुत प्यार से, और उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे नबी आ गए, मेरे बेटे आ गए। तो यहाँ पे जो मैसेज उन्होंने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जो पूरी उम्मत को देना चाहा है कि रिश्तों की कदर, माँ बाप की कदर जो है अगर मैंने अपनी उम्मत को सिखाई है तो मैंने अपने बेटे को भी सिखाई है। और वजह कायनात जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी इज़्ज़त भी उस वक्त अपने बाप की इज़्ज़त करने में थी कि वो गए और उन्होंने उनसे मिले, वो जाके ख़ुद, और उन्होंने उन्हें सलाम किया और उनका इस्तकबाल किया गया बहुत ही प्यार से।
और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये ना हो कि मालो दौलत के नशे में आप माँ बाप को भूल जाओ, इक़्तिदार के नशे में आप अपने बहन भाइयों को भूल जाओ, आप अपने रिश्तेदारों को भूल जाओ। ज़कात भी जो सबसे पहले वाजिब होती है वो आपके गरीब रिश्तेदारों पे होती है। रिश्तेदारों की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए, उनसे मेल मिलाप रखना चाहिए, उनका पूछना चाहिए हमेशा कि वो किसी मुसीबत में तो नहीं, आप उनकी किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं कि नहीं। और आजकल मुझे लगता है जो हमारी नई जनरेशन है वो अपने माँ बाप से के अलावा, जो मजबूरी में आपको रिश्ता रखना पड़ता है क्योंकि वही आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उसके अलावा रिश्तेदारी तो बहुत दूर की बात है। हम लोग अपने नेबर्स का नहीं पूछते। आजकल ऐसा कल्चर शुरू हो गया है कि आपको सालों साल पता नहीं होता कि आपके साथ वाले घर में कौन रह रहा है। अगर आप गांव चले जाओ, अगर आप किसी भी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे कि पुरानी वैल्यूज अभी भी जिंदा है, वहाँ पे अगर घर में कोई अच्छी चीज़ भी बने तो वो बांटी जाती है। घर में अच्छा पुलाव बन जाए, कोई मीठी चीज़ बन जाए, वो बांटी जाती है बगैर किसी खुशखबरी के, बगैर किसी वजह के वो दी जाती है। हर नेबर हर किसी को जानता है, मोहल्ले में, उस टाउन में हर किसी को हर किसी का पता होता है। किसी के घर अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो सब पहुंच जाते हैं। एक बात कही जाती है कि जिस घर में भी अगर कोई हादसा हो या कोई वफात पा जाए तो उस घर में चूल्हा नहीं जलता, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन में होते हैं। तो जितने भी नेबर्स होते हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो उनके घर जब मेहमान आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहमान आते हैं पूछने के लिए, तो वो खाना पहुँचाए और उनकी जो है मेज़बान बन जाएं, जो आपके जितने भी नेबर्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ कौन ऐसा करता है? कितने लोग हैं जो यहाँ भी बैठे हैं जो अपने नेबर्स के घर उनकी मदद करने गए हों, या कभी कुछ अच्छा पक गया है तो भिजवाया हुआ हो, या कुछ भी। मैंने भी शायद, अगर जब हम गांव में थे तो मेरी अम्मी ने शायद ये किया हो, मेरी नानी ने किया हो, लेकिन यहाँ पे हम भी नहीं जानते, बल्कि ऐसा लगता है वो माइंड ही ना कर जाए अगर उनसे बात की जाए। तो रिश्तेदारी भी हमारी जितनी भी फुपुएं हैं, चाचे हैं, मामे हैं, कौन है जो जाके उनसे स्पेशली मिलता है? ईद का एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह रिश्तेदारी निभाने का हमें कहा गया है वैसे कोई भी नहीं निभाता। और सबसे बड़ा हक जो हम पे है वो हमारे माँ बाप का है। सबसे बड़ा जो वो कहते हैं, इतना एहसान उन्होंने हम पे किया है सिर्फ हमें इस दुनिया में लाने में, जो हम कभी भी माँ का नहीं झुका सकते। उसके पाँव के तले जन्नत होती है। लेकिन कितने लोग हैं जो आज मान से कह सकते हैं कि हाँ, मैंने अपनी माँ की इतनी कदर की है कि मुझे वो जन्नत मिल जाएगी? मुझे लगता है ऐसे लोग बहुत कम हैं। इसके अंदर एक जो कसूर है वो शायद उन लोगों का भी है। हम लोग जो कुछ भी सीखते हैं अपने माँ बाप को देख के सीखते हैं। जब हमने देखा कि हमारी माएँ मरते दम तक अपनी सासों की, अपनी माँ की जो है कदर कर रही हैं, बेशक वो बेड रिडन हो गई हैं या वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वो घर में उनकी उतनी कदर, उतनी ही इज्जत की जाती है। तो हम में भी ये है कि हमने अपनी सास की, अपनी माँ की वो कदर करनी है। अगर आप देखेंगे कि आपकी माँ बाप भी सिंगल यूनिट में रह रहे हैं, सास से कभी कभी मिलने जाते हैं, तो आपके अंदर वो वाली फीलिंग्स, वो वाली इज्जत, वो चीज़ डेवलप ही नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा जो है ये एक मैं कहती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी जनरेशन पे भी है कि वो अपनी नई जनरेशन के अंदर ये चीज़ें इंस्टिल करें। स्पेशली जो हमारी जनरेशन है, जिनके अब बच्चे होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, इनके ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो वाली वैल्यूज़ जो है अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करें। अगर आप में ट्रांसफ़र नहीं की गई तो आप फिर भी सीख के जो है आगे इनको बढ़ा सकते हैं। तो एक बहुत ही प्यारी सी जो है मिसाल मैंने आज आपके सामने पेश की, इससे कुछ सीखिए और अपने ज़मीर को बेहतर बनाइए। आज के गेस्ट हमारे पास होंगे प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर क़य्यूम, जो कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर हैं, और वो यहाँ पे बयान करेंगे मेराज का वाक़या बहुत ही खूबसूरती से, और हम सब सुनेंगे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर हामिद खान, जो कि हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनसे आज हम बात करेंगे कुछ बॉडी लैंग्वेज के बारे में कि किस तरह आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इंसान कंफर्टेबल है, नहीं है, क्या कहना चाह रहा है, या कैसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को मोर कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। और आज का किचन सेगमेंट जो है वो होगा आपका मेरे साथ। तो मैं आपको सिखाऊंगी चिकन स्टेक्स विद मशरूम सॉस और पीना कलाडा, और इसके साथ जो है हम सर्व करेंगे मैश पोटैटोज। तो आज किचन में मैं ही होंगी, मैं ही आपके साथ खाना पकाना करूंगी, और आप प्लीज़ मुझे कॉल्स करें। और जो आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने छेड़ा है कि आजकल क्यों लोग रिश्तेदारी नहीं निभाते, बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते। आपने कोई टिप्स हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें, जो आपने अपने बच्चों को सिखाई है, या आप ये मुआशरे में जो ये तब्दीली आई है इसकी वजूहात हमसे इसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो हमें कॉल कीजिए और हमसे इस बारे में बात कीजिए। जब मैं किचन में होंगी तो मुझे कॉल करके भी टिप्स दीजिएगा। टाइम वो एक छोटी सी ब्रेक का मिलता है, इस ब्रेक के बाद। महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर क़य्यूम ने, जो कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो जो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जो मैंने अपनी ओपनिंग में भी बात की, कि कोई भी बच्चा, आप आलिम हैं माशाल्लाह, आपकी तो बहुत रिसर्च है, आपको तो मालूमात है, लेकिन एक बच्चा जो
किसी भी एक वाक्य के बारे में फॉर एग्जांपल बात करना चाह रहा है जो बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड नहीं है कुरान में, कि आप वहाँ से नहीं शुरू से एंड तक उसको जान सकते, तो वो किस तरह अपने आप को आगाह करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है। आज की नौजवान नस्ल के लिए आपका ये अंदाज़ बहुत खूबसूरत माना रखता है। ज़रूरी तो यही है कि सबसे पहले हम कुरान और हदीस की रोशनी में ये देखें कि सबसे ज़्यादा आज की दुनिया में लिखने वालों ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में सबसे ज़्यादा लिखा किसने है और करीब तरीन कौन है। तो जब हम अपने उलमा से, मशाइख से, स्कॉलर से बातचीत करते हैं तो हमें बताया जाता है बुक्स के बारे में। और अब तो दुनिया में ऐसी ऐसी ऑथेंटिक बुक्स हर टाइप्स के हवाले से लिखी गई हैं। बिल्कुल। तो जिस टाइप का स्टूडेंट होगा, जिस मूड का इंसान होगा, उसके मूड की वो चीज़ मिल जाती है। तो ज़रूरी है कि आज का तालिब इल्म सिर्फ एक बुक पे निसार ना करे, टेस्ट के लिए 2-3 बुक्स को साथ कंबाइन स्टडी कर ले, तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमें ऐसी मिल जाती हैं जो ऑथेंटिक हैं और उसको इत्तफाक से हम कबूल कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि मैं जैसे कह रही थी कि बहुत जिम्मेदारी होती है आप पे कि आप कोई बात भी अगर पढ़ते हैं और अगर आप उसको आगे पहुंचा रहे हैं, बहुत से लोग सुन रहे हैं तो वो भी आगे उसको पहुंचाएंगे। वैसे तो आजकल सोशल मीडिया पे कोई इस बात का ख्याल नहीं करता, बहुत सारे ऐसे हदीस हैं जो फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं जिसकी ऑथेंटिसिटी आपने नहीं सुनी, हो सकता है कोई उसको सच मान ले और आगे बता दे, बहुत बड़ा गुनाह है। तो जैसे हमने बात की कि सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो है हमारे पास वो है कुरान और सुन्ना, उसके बाद जो है आपके पास तफसीर है या स्कूल्स ऑफ थॉट है, तो चूज करना आजकल मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो गया है और ये पेरेंट्स के ऊपर भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, कि वो असल में जरूरी है कि हमारे बहुत से पेरेंट्स को भी नहीं मालूम कि हमने चूज कैसे करना है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ इब्तदाई नॉलेज जो है वो नहीं है। बिल्कुल, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम किसी सीनियर टीचर से, सीनियर स्कॉलर से या किसी आलिम दीन से, मुस्तनद आलिम दीन से बातचीत कीजिए, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का हो जी, उनके मसलक के मुताबिक जिसने भी इस टॉपिक पे लिखा है, हमें चाहिए कि हम उसको पढ़ें और 2-3 बुक्स जरा कंबाइन स्टडी कर लेने से इत्तफाक से वो सारी चीजें हमें मिल जाती हैं और दिल भी मुतमईन होता है कि ये सारी चीजें एक सी सामने चली आ रही हैं। बिल्कुल, तो इख्तिलाफ खत्म हो जाता है। इख्तिलाफ खत्म हो जाता है, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, एक और बात जो मैंने आज की वो ये है कि आजकल की नस्ल में जिस तरह जो शुरू में ये पैगाम था मेराज के वाक़ये में कि रिश्ते नाते जो हैं वो हमेशा साथ लेके चलने होते हैं, माँ बाप की इज्जत हमेशा आपने करनी ही करनी है, माँ ऐसी चीज़ है जिसके पाँव तले जन्नत है, लेकिन बच्चे आजकल नहीं निभाते, ना रिश्तेदारियाँ निभाते हैं, ना माँ बाप की इज्जत करते हैं। तो ये क्यों हो गया है और हम किस तरह उन्हें? बिल्कुल, इस बात को भी मैं मेराज से जोड़ता हूँ कि दरअसल हमारे पास एजुकेशन नहीं है, नॉलेज तो बात की बात है, हमारी एजुकेशन ही मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल, वगरना अगर आज हम ये हकीकत जान लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज तो वो है जो आसमानों की सैर है, लेकिन नबी अलैहि ने ज़मीन पर आके हमसे ये कहा था कि अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, तुम्हारी मेराज ये है कि तुम नमाज कायम करो, मेरी मेराज का सारा फलसफा तुम्हें नमाज में समझा दिया जाएगा। हमने नमाज तो पढ़ी नहीं, और अगर पढ़ी है तो रकात तसव्वुर में ला के पढ़ी है, इस दिल को बाय हार्ट यानी नमाज में खड़े होकर उससे जोड़ा नहीं है, जिसकी वजह से हमें मेराज का फलसफा नहीं आता। जहाँ तक वालिदैन की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताना क्या चाह रहे हैं, तो इस वे ऑफ को देखेंगे तो ये मेराज दरअसल में बता ये रही कि ए इंसान, जैसे हमारे पेरेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर अम्मी अब्बू का मर्तबा समझ कर मैंने उनकी खिदमत कर ली तो मैं अपनी मेराज को पहुँच गया। मेराज को समझना है, मेराज वो अरूज है जहाँ पर खुदा की रजा इंसान की शामिल हाल हो जाती है कि अगर वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि सुबह उठकर मुस्कुराते हुए अम्मी अब्बू का चेहरा देखने से आपको मकबूल हजों का सवाब मिलता है, तो ये मामूली मेराज नहीं है। एक हाजी साहब अगर काबा शरीफ से होकर आते हैं, हाजी उम्रा करके आते हैं, आप उन्हें कसम दे के पूछिए कि आप बताएं कि आपका हाजी उम्रा 100% कबूल है, वो कहेंगे अल्लाह के भरोसे पर, उम्मीद पर हूँ, मेहनत की है, दुआ की है, अल्लाह मान जाएगा। लेकिन यहाँ तो रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि जिसने अम्मी अब्बू का चेहरा मुस्कुरा के देखा, मकबूल हज का सवाब है, कोई शक नहीं है इसमें। ये उस इंसान की मेराज है। हमें तो मेराज का समझ ही नहीं, मैं समझता हूँ मैंने PhD कर ली है, मेरी मेराज मुकम्मल होगी, नहीं। इसके बाद यानी मैं अपने वालिदैन का तजर्बा अपने इल्म के साथ नहीं रखूंगा तो मैं मेराज पर नहीं पहुंच सकता। इतनी खूबसूरत बात की आपने, माशाल्लाह। तो मेराज की फलसफे को समझना है। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सुंदर, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बड़े अच्छा आपने दिया, थैंक यू सर। आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। जी जी। हदीस शरीफ है जैसे कि तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसने कुरान का इल्म हासिल किया और उसको आगे फैलाया। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक कोई हाउस वाइफ है या जिसका बहुत ज्यादा
सोशल इंटरेक्शन नहीं है, वो किस तरह से ये तालीम मतलब जो घर में है वो किस तरह से ये तालीम हासिल करे और अब कुछ अपना किसी दर्जे तक पहुंचने के लिए किस तरह से उसको आगे फैलाए और किस तरह से उसको यकीन हो कि वो ये सही काम करे, मतलब उस काम को वो सही तरीके से कर रही है, उसका कोई चेक एंड बैलेंस या वो किस तरह, मतलब ये तो हर मुसलमान के लिए ओपन इनविटेशन या ओपन हुक्म है कि आपने समझना है और फैलाना है। तो एक आम आदमी जिसकी बहुत ज्यादा इस्लामिक नॉलेज नहीं है, अगर वो इसके एक अदना से दर्जे को पहुंचना चाहे कि कुछ ना कुछ उसने इल्म हासिल किया और कुछ ना कुछ आगे फैलाया, तो उसका आसान और सेफ तरीका, मुस्तनद तरीका क्या होगा? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, हम आपको भी जवाब देते हैं। देखिए उन्होंने कितनी अच्छी वो एक हदीस भी पढ़ी है कि जिसने कुरान सीखा, और इसकी आसान तशरीह तो ये है, वैसे तो बहुत से हमारे फ़ुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने बड़ी खूबसूरत डेफिनेशंस बयान की हैं, लेकिन इसकी इज्तिमाई एक मैं सूरत आपको बताऊं कि आप बस यूँ सोच लीजिए कि जो भी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है या सेंसेस हैं, तो मुस्बत हर वो सोच इस्लाम है। तो जो आपको चीज़ अच्छी लगती है, जो आपको माँ बाप की तरफ से मिली है या अच्छी किताब से मिली है, सोशल मीडिया से मिली है, या कहीं आपने सुना और आपका ज़हन मानता है कि ये एक मुस्बत चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, तो हर वो मुस्बत चीज़ इस्लाम है, हर मुस्बत चीज़ कुरान है। बिल्कुल, इसको बगैर सोच के आप आगे रवायत कर दें, औलाद है तो उनको सिखा दें, कहीं आप बैठे हुए हैं महफिल में हैं तो दोस्तों से शेयर कीजिए, शादी ब्याह की महफिल है या किसी फौतगी में आप बैठे, वहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की जो भी बात सूटेबल, बस हर वो बात जो अक्ल शऊर के मुताबिक हो, बिल्कुल, जो आपका ज़मीर माने जी, कि वो ये दीन सही है, बात है, वो दीन है, वो इस्लाम है, वो कुरान बिल्कुल है। ऐसा। और कभी भी कोई गलत बात जो है वो आपका दिल नहीं मानता, उसके ऊपर कभी राजी ही नहीं होता। और जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी उम्मत कभी भी किसी गलत बात पर अग्री नहीं करेगी, सारे मिलकर कभी भी अग्री नहीं करेंगे एक बात के ऊपर, इंशाल्लाह आपको सारा सवाब हासिल होगा जो इस हदीस के अंदर है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात जिन्होंने की कि जैसे आप कुरान पढ़ते हैं, आप उसकी तशरीह करते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको समझ आती हैं, क्योंकि कुरान जो है वो एक पोइटिक लैंग्वेज में लिखा गया है, तो उसका कोई लिटरल मीनिंग है नहीं, बिल्कुल आप उसके जो है बहुत सारे जो है वो कर सकते हैं। तो आप किस तरह सेफ तरीके से जब आप आगे पढ़ा रहे हैं तो उसकी तशरीह किसी और को समझाएं, आप कैसे अपने ऊपर ये यकीन रख सकते हैं कि ये जो मुझे समझ आया है यही सही बात है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कुरान नाजिल हो रहा था, तो कुरान की नज़ूल को कभी आप देखें ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कभी भी ऐसी फ़िलासफ़ी नाजिल नहीं की कि जो अरब के शऊर के ख़िलाफ़ हो, बिल्कुल, या अरब के मिजाज के ख़िलाफ़ हो, या अरब के माहौल में जो अरबी लैंग्वेज बोली जाती थी आमियाना माहौल में, उसमें अल्लाह ताला ने कोई ख़ास लैंग्वेज का लफ्ज़ उतार दिया और उनके अक्ल शऊर को थका दिया हो, बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं। बल्कि नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुरान तो उनकी नेचर के मुताबिक उतरा है। उस ज़माने में जो लैंग्वेज बोली जाती थी वही लैंग्वेजेस, वही हरूफ, वही अल्फाज वहाँ इस्तेमाल हुए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में आप अलहम से लेकर वन्नास तक चले जाएं, आपको एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके शऊर के खिलाफ हो। बिल्कुल, ये हो नहीं सकता। हाँ, सिर्फ ये है कि बहरहाल कुरान अल्लाह की किताब है, अरबी ज़ुबान का एक मजमूआ, और इस ज़मीन और आसमान के दरमियान में लारैब किताब है। तो ज़रूरी है कि एक एक लफ्ज़ की चूँकि कई माना है, मिनिमम में भी जाएं तो मेरे ख्याल में 20 माना से कम नहीं होते। बिल्कुल, ऐसे तो है। और मैक्सिमम में जाएं तो 70 और 80 से अबव तक चले जाते हैं। ऐसा तो ये आप देखें कि आपको उस मिजाज के माहौल में कौन सा माना खूबसूरत लगता है। हो सकता है आपको एक माना अच्छा लगता हो, मुझे दूसरा माना अच्छा लगता हो, किसी को तीसरा माना अच्छा लगता हो, तो आप अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, तीसरा अपनी जगह ठीक है। तो ये माना लिए जा सकते हैं जो कुरान के मुताबिक है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाए। ऐसा नहीं कि कोई एक ही माना है और हम उसके ऊपर डट जाएं और डंडा उठा लें कि खबरदार बस यही माना है, दूसरा नहीं है। दूसरा नहीं हो सकता। बिल्कुल, अगर उसके 3-4 मायने निकलते हैं तो अब हर तरह से उसको लिया जा सकता है, कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। बिल्कुल ज़बरदस्त। अब टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे आपकी कि आप हमें जो है मिराज का वाक़या जो है वो सुनाइए, छोटी सी ब्रेक के बाद। महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब हमें मिराज का वाक़या जो है वो सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जहाँ तक आपने बात की मिराज शरीफ की वाक़े की, तो वाक़या तो तारीख़ी एतबार से बहुत तवील है। कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ज़िंदगी में सबसे बड़ा मौजज़ा वाक़या मिराज शरीफ है। वाक़या मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार वाक़या कि अगर हम देखें कि ये वाक़या वजूद में कैसे आया, तो नबी रहमत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जब हज़रत अबू तालिब और आपकी ज़ौजा मुतहरा हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वसाल फरमा जाती हैं, तो उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल ज़रा दुख जाता है और आप तन्हाई का शिकार हो जाती हैं, और उस तन्हाई में दिल बार बार भर आता है कब। और हज़रत अबू तालिब ने जिस तरह से सरपरस्ती की और हज़रत खतीजा ने जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारी, अफसोस कि हम लोग सिर्फ वाक़े की हद तक पढ़ते हैं। अबू तालिब के हवाले से, अबू तालिब के ट्रेडिंग के हवाले से, उस ट्रेडिंग में रसूलुल्लाह की शिरकत के हवाले से, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैनेजमेंट, मार्केटिंग और फाइनेंसिंग के हवाले से कभी आप मुताला करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि आज की इस जदीद दुनिया की तमाम तर टेक्नोलॉजी इकट्ठी कर लें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लानिंग को पहुंच नहीं सकती है। तो इस उनके वसाल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुख दिया, और फिर ज़िंदगी का साथी हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सारा माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निसार कर दिया था। नबी अलैहिस्सलाम के साथ 25 साल उन्होंने भरपूर गुजारे और अपना सारा मालो दौलत नबी के नाम कर दिया कि आज से आप इसके ज़िम्मेदार हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने 25 साल हज़रत खतीजा के कारोबार से अपना सिलसिला शुरू किया। 25 साल की ज़िंदगी उठाकर देखें कि हज़रत खतीजा के माल से जितना भी कारोबार किया, वसाल के दिन तक हज़रत खतीजा के माल से जो प्रॉफिट हासिल हुआ, अपनी लाइफ में 1 रुपये भी इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ से मियाँ बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ और फिर बहुत से अहकाम हमें समझ में आ जाने चाहिए। इस तरफ हमें कोई लेके नहीं जाता, बताता कोई नहीं, और जो बताना चाहता है उससे सुनता कोई नहीं। यही वजह है कि हम लोग पीछे रह गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रा दिल दुखा हुआ था, परेशान थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का छोड़ के ताइफ चले जाना, वहाँ भी जुल्म सितम की इंतहा हो जाना, यहाँ तक कि रब्बे करीम ने अर्श-ए-औला से देखा ना कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से दिन गुजार रहे हैं। तो नबुव्वत का ये खासा है कि कबूलियत जैसे जैसे करीब आती है तो अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश लेते हैं। तो एक ऐसा भी वक्त है कि रब्बे करीम ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि बस दिल, जैसे वो कहते हैं ना, हम इंसान बैठा होता है दिल फेंक देता है, छोड़ देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के माहौल में बैठे हुए हैं और दिल बहुत परेशान और दुखा हुआ है। बस रब्बे करीम को वो प्यार आया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उस रात में भेजा और कहा कि मेरे महबूब को इस तमाम दुखी दुनिया में से निकाल ही लाओ और मेरे हुजूर पेश कर दो। तो बस प्यार मोहब्बत अरूज पर था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के माहौल में काबा में आराम फरमा रहे हैं। जिब्राइल आते हैं, देखते हैं कि आका सो रहे हैं, कैसे उठाऊं। तो रब्बे करीम ने फिर इशारा फरमाया कि अब ये बहुत तफसीली बातें हैं, अगर हम रुक रुक कर बात करें तो हमें काफ़ी दिन चाहिए, बिल्कुल घंटे नहीं, दिनों में बात होगी। तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कुरान की जो आयत करीम है ना, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दी, अगर हम तरतीब से इसके ऊपर गौर करते चले जाएं तो एक एक लफ्ज़ बड़ा तहकीक तलब है और बड़े आसानी से बताता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जिब्राइल के ज़रिए जैसे बुराक लेके आए थे और मक्का शरीफ में आया। अब सोचने की बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मक्का से, हरम से शुरू हो रहा है। बिल्कुल। आज जितने भी हुज्जाज इकराम होके आते हैं ना, मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि अक्सरियत हमारे हुज्जाज इकराम की, बल्कि शायद ही कोई अलग बंदा होगा जिसको ख्याल होगा कि हरम में जाकर हम ये नहीं सोच पाते। हालांकि हज का नाम है विजिट, बिल्कुल, और विजिट में चीजें स्टडी की जाती है, इलाका देखा जाता है, एक्सप्लोर करते हो आप। सिर्फ काबा शरीफ हमारा मुतमईन नजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्लाह का घर है, यकीनन है, नमाज के वक्त हमारे सामने होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने मक्का में बुलाया इसलिए कि इधर आके देखो कि पूरा मक्का है क्या, महबूब किन किन गलियों में फिरे हैं। तो हमें वहाँ पता ही नहीं होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ सो रहे थे, बुराक कहाँ बांधा गया था। आज भी वो पिलर मौजूद है जिसके साथ बुराक बांधा गया था। सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि और वो उस सामने जगह बैठ के आप अल्लाह अल्लाह कीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक अजीब कैफियत हासिल होती है। तो फिर काबा शरीफ की लज्जत बढ़ती चली जाती है आपकी। यहाँ से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सफ़र शुरू हो रहा है, तो देखें जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत के कुछ तजल्लियात से भरे हुए सामान को लेके आए थे। उसमें कहा जाता है, जैसे हम लिबास से ताबीर करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जामा पहनाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तजल्लियात से भरा हुआ ताज बताया गया, फिर आपको बुराक पर बिठाया गया। तो इस मौके पर कहा जाता है सारी कायनात सो रही थी। मक्का में कोई तो जाग रहा होता जो इस मंजर को देख लेता, कोई तो काबा में छुपा होता, क्योंकि पहले कुफार मुशरिकीन भी ऐसा करते थे कि काबे के खिलाफ में छुप कर नबी को देखते थे कि ये रात करते क्या हैं।
अच्छा। लेकिन इस रात कोई नहीं जाग रहा था, सारा मक्का सो रहेगा और किसी को खबर नहीं कि आज की रात में हो क्या रहा है। तो इस रात में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर बैठे और सजे हुए थे, और कहा जाता है कि बुराक पर उस वक्त जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई दे रहे थे, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है किस तरह खूबसूरत दिखाई दे रहे होंगे। सुभान अल्लाह। तो अब मुफस्सिरीन ने इसको समझाया यूं है कि जैसे हमारा कोई भाई कोई बेटा जिसकी शादी हो, जब हम उसको दूल्हा बना के घोड़े पर बिठाते हैं तो हर बंदा कहता है सुभान अल्लाह माशाल्लाह बड़ा सोहना लग रहा है भाई। बिल्कुल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर बुराक पर बैठे हुए हैं, जिब्राइल सलाम देख रहे हैं तो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जिब्राइल का कहना ज़रा और है, खुद मालिक अर्ज़ समा ने जब इस मंजर को देखा तो कुरान की आयत ही शुरू की, सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। अब वो जो आप बात कर रहे थे ना कि बहुत सी चीज़ें हमारे वाक़यात में ऐसी आ जाती हैं जिस पर दिल ठुकता नहीं है, तो यहाँ पर आसान सी बात है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते ना भाई मैंने आसमानों की सैर की, तो हम कह सकते थे इसमें शक हो सकता है, डाउट जा सकता है। यहाँ तो खुद अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि सुबहान अल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई है। यानी इन्होंने नहीं की, मैं लेके देखा एक छोटा बच्चा हमारे सामने उठकर आए और कहे मैंने अमेरिका देखा है, तो हम सारे कहेंगे यार पता नहीं गया नहीं गया, शक शुबे वाली बात होगी। लेकिन अगर उसके अब्बू आके कहें भाई मैं इसको लेके गया हूँ अमेरिका, तो मेरे ख्याल में कोई भी शक नहीं करेगा, वो कहेंगे इसके अब्बू लेके गए होंगे भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए अल्लाह पाक को खुद कहना पड़ा कि मैंने सैर कराई, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई। अल्लाह ताला जिस चीज़ की गवाही दे उसमें कैसा शक। बिल्कुल। तो यहाँ पर लफ्ज़ सुबहान से अल्लाह ताला ने जो बात शुरू की है बड़ी कमाल की एक चीज़ है। नुकात के तौर पर अगर आप देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जब हमें नमाज सिखाई गई तो देखिए लफ्ज़ सुबहान से ही हमारी नमाज का आगाज़ होता है, सुबहानकल्लाहुम्मा। और रकू भी में जाते हैं तो सुबहान रब्बियल आज़ीम, और सजदे में जाते हैं तो वहाँ भी लफ्ज़ सुबहान से। ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि अगर इस तरतीब को हम समझें, अफसोस यह कि हमारे पास इल्म ज़ाहिर है, बातिन नहीं है, हमारे रूहानियत की तरबियत नहीं है, हमें रूह की खबर नहीं है। ये वो वजह है जिसकी वजह से हम जब नमाज के लिए जा रहे होते हैं हमारे जहन में होता है ज़ोर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं इसमें, और नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्ज़ की, बस वो नियत कर ली और मैंने अपने आप को अल्लाह के ज़ुर पेश कर दिया। लेकिन हमें नहीं खबर कि ये जो मैं हाथ उठा रहा हूँ ये सरेंडर कर रहा हूँ मैं अपना आप कि बारी ताला मेरे हाथ खाली हैं, मैं कानों को हाथ लगा के तौबा करता हूँ, सारी कायनात पसे पुश डालता हूँ, तेरे हजूर में आ गया हूँ मालिक, मेरा आना कबूल कर ले, और इससे पहले जो किया उसकी माफ़ी दे दे, उससे आगे। तो अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमतों के साथ ये फ़िलासफ़ी हमें बयान फरमाई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक पर बैठना, फिर बुराक का कहते हैं कि ता हद नज़र पहला जंप लेना, कि जहाँ हमारी इंसान की नज़र काम करती है, हम कितनी ही ऊंचाई पर चले जाएं और जहाँ तक हमारी नज़र काम कर रही है वहाँ बुराक का पहला एक छलांग होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट से तेज। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अगर आप स्टडी करने के लिए निकलें तो अगर हम सुपरसोनिक के हिसाब से बात करें तो मेरे ख्याल में अभी भी हम सुपरसोनिक को ग्राफ में नहीं ला सकते, अभी तो टाइम लगेगा आते आते। तो फिर उसके बाद कई नूरी साल समझ में आएगा, लाइट ईयर के बारे में कुछ समझ आएगा तो हमें बुराक की जंप समझ में आएगी। तो फिर यहाँ से 3 जगहों पर जंप करके आपका मस्जिद अक्सा में पहुँचना। अब देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में पहुँचे, वहाँ पहले ही सारे अम्बिया मौजूद हैं। अब 1,23,999 अम्बिया वहाँ पर जिस्म और रूह के साथ खड़े हैं और हर एक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम कहा। इन अम्बिया इकराम को जो कि हजूर से कई 100 साल पहले इस दुनिया से चले गए थे, अल्लाह तबारक व तआला ने यानी कुरान में भी, हदीस में भी, इस्लामिक हिस्ट्री में भी और उम्म साबिका की तारीख़ में भी कहीं भी नहीं लिखा कि अल्लाह ताला ने कोई अनाउंस किया हो कि हजूर को मिराज होने वाली है। तो इन अम्बिया को किसने बताया कि पहुँचो जल्दी से मस्जिद अक्सा में। यहाँ से हमें रूहानियत की स्टडी करना होगी तो समझ में आएगा कि अम्बिया इकराम क्या चीज़ है, अल्लाह ताला ने अपने नबी को वो कौन सी कुव्वतें अता फरमाई हुई हैं। हम तो बहस में पड़ जाते हैं कि मेरे नज़दीक ये जायज़ है, उनके नज़दीक ये जायज़ नहीं है। इसको छोड़िए, आप देखें अब तो इल्म जो है वो तो आसमानों से ऊपर की बातें कर रहे हैं ऐसा ही। और अभी तक हम लोग इन बातों में उलझे हुए हैं। इस्लाम उलझने का नाम नहीं है, इस्लाम तो कन्फर्मेशन का नाम है, इन्फॉर्मेशन का नाम है। और इस्लाम तो आपको वो दावत देता है कि आसमानों के पार की दुनिया दिखाता है, और आसान दीन है, बिल्कुल आसान है। यानी कोई एक लाइन भी आप मुझे नहीं दिखा सकते कि आप कहें जी मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, वैसे एक शख्स कहे भी मैं स्कूल नहीं गया, मुझे ये वाजे नहीं हो रहा, तो मैं अगर उसको आसान वाजे कर दूं। अब देखें ना, कुरान के बारे में कहा जाता है कि इसको प्राइमरी का बच्चा अगर पढ़े या हायर क्लास का बच्चा पढ़े, कुरान उसकी समझ के मुताबिक शऊर जरूर देता है। बिल्कुल, ये हो नहीं सकता कि किसी को कुरान इग्नोर कर दे। बिल्कुल ऐसा ही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र किसी को इग्नोर नहीं करता।
इग्नोर नहीं करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पहुँचना, अम्बिया से मिलना, फिर अम्बिया का खड़ा होना, आपका इमामत कराना, ये पूरी एक फ़िलासफ़ी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बताई जा रही है कि बनाए सबसे पहले गए थे, भेजे सबसे आखिर में गए हैं। लेकिन यहाँ ला कर बतलाना मौजूद ये था कि आपसे पहले जितने भी नबी हैं सारे अपनी ज़मानों में कह गए थे अपनी अपनी उम्मतों को कि हमारे सरदार आने वाले हैं, हमारे सरदार आने वाले हैं, जब तुम उनको पाओ उन पर ईमान ले आना। लेकिन किसी के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नहीं, सब चले गए। अब अगर आप काबा शरीफ की हिस्ट्री देखें तो कहा जाता है कि काबा के कुर्ब जवार में 360 अम्बिया के मज़ार हैं, जिसे हम मुताफ कहते हैं, जहाँ तवाफ होता है। 360 नबियों की कब्रें हैं नीचे। बिल्कुल। वैसे हम कहें तो इस्लाम तो ये कहता है कब्र पे बैठना गुनाह है, कब्र के ऊपर चढ़ना गुनाह है, पाँव रखना गुनाह है, हराम है। तो बंदा कहे कि जी यहाँ तो 360 नबी दफन है, मैं ऊपर तवाफ करूँ, ये तो बेदबी है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन प्यार की दुनिया में बात यूँ समझ में आती है कि ये अम्बिया किराम वसीयत करके गए थे कि हमें यहाँ दफन करना, कि हमने उनका ज़माना नहीं पाया, लेकिन जब वो आएंगे वो यहाँ तवाफ करेंगे तो वहाँ से नीचे से हम देख लेंगे। इतनी खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात की आपने। मैं चाहूंगी कि एक मैसेज, जैसे आपने कहा कि ये वाक़या इतना खूबसूरत, इतना तवील है कि इसको हम एक सेगमेंट में, एक शो में या एक दिन में जो है नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं, स्पेशली नौजवान जनरेशन, में बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज इसलिए करती हूँ कि जैसे हमारे घरों में ये एक नॉर्मल सी बात होती है कि रात को दादी, नानी, अम्मी आपको कोई ना कोई वाक़या जो है वो सुनाते ही रहते थे इस्लाम से रिलेटेड। आजकल ये ट्रेंड मैंने नहीं देखा, तो कोई मैसेज जो आप इन्हें देना चाहें जो मिराज से मिराज शरीफ, दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर हमसे तो ये कहा था कि अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन। लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मिराज का नूर बख्शा है। अब मिराज इतनी तवील एक वाक़या है कि वैसे आपकी उम्र 63 साल है, लेकिन एक है तो ज़ईफ़ रवायत है, लेकिन इत्तफाक उसके ऊपर यूँ किया जाता है कि आपने फरमाया कि अगर मेरी वो उम्र भी जो मिराज में मैंने गुजारी है वो भी शामिल कर दी जाए तो मेरी उम्र 120 साल की होगी। तो अंदाज़ा कीजिए, ये भी एक ज़ाहिरी तौर पर मैं एक बात कर रहा हूँ। तो आपने आकर ये कहा कि मैं एक तवील सैर करके आया हूँ, मैंने सातों आसमान, जन्नत, दोज़ख देखी, अम्बिया से मुलाकातें हैं। तो ये सारी चीज़ बता के जब आप दुनिया में सुना रहे थे तो ये हदीस जब आपने सुनाई ना, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, कि मोमिन की जो मिराज है वो नमाज में रख दी गई है। यानी मेरे इस पूरे मिराज के वाक़े को अल्लाह ने यूँ समझ लीजिए कि डाउनलोड कर दिया नमाज के अंदर। अब तुम सिर्फ नमाज को नमाज बना के पढ़ो तो तुम्हें पूरे मिराज का जो फलसफा है वो नमाज में बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। इकबाल ने ऐसे नहीं कहा था कि एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वो सजदा करना। देखें, हम सारे सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और सारे ज़मीन से अपने सजदे का निशान उठाते हैं, यहाँ पढ़ता है ना निशान। हज़रत अली फरमाया करते थे, काश को मुझे ऐसा शख्स भी नजर आए कि कोई अपने माथे का सजदा जमीन पे छोड़ के आए। सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझे ना आपने, कितनी प्यारी बात है। हम सारे सजदा तो उठा लेते हैं, यहाँ पर ले आते हैं कि जी माथे पे सजदे का निशान चमक रहा है, जी कोई तो हो कि जमीन पे अपना सजदा छोड़ के आए। तो जहाँ आपने मैसेज की बात की, मैं तो समझता हूँ कि ये वाक़या मिराज हमें ये तालीम देता है कि मैं अपनी ज़िंदगी की मिराज हासिल करना चाहता हूँ, या अगर मैं अपने माँ बाप की मिराज हासिल करना चाहता हूँ। बहुत से लोग एजुकेशन की दुनिया में, अगर वो एजुकेशन की दुनिया में मिराज हासिल करना चाहते हैं, गोल्ड मेडल लेना कोई कमाल की बात नहीं है मेरे नज़दीक। बिल्कुल, गोल्ड मेडल बहुत से बच्चे ले लेते हैं, पढ़ लिख कर रटा लगा लेते हैं हम लोग, लेकिन उस इल्म को अपने अंदर उतार कर नूर कौन बनाता है? तो असल चीज़ है इल्म की मिराज हासिल करना, ज़िंदगी की मिराज पा जाना। अल्लाह ने औलाद दी है तो औलाद की खिदमत की मिराज हासिल करना। देखिए, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं ना, बहुत से साहिल मिलते हैं, हम हाथ डालते हैं, 5-10 रुपए अल्लाह के नाम पर खुशी से दे देते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बात कही है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत और बेहतरीन सदका वो है कि एक बाप अपने घर जाए और अपनी उंगली बच्चे को पकड़ाए और उसको बाजार ले जाए और उसकी पसंद की चीज़ उसको ख़रीद कर दे, उसके जो पैसे वो बाप पे करता है ना, दुनिया का बेहतरीन सदका है। हम समझते हैं कि सदका शायद फ़कीरों को ही दिया जाता है, तो ये ज़िंदगी की मिराज है, बच्चे की खुशी। और इसी तरीके से एक बच्चा जब एजुकेशन के लिए जाता है, ख़ासतौर पर वो जो हदीस है कि एक माँ बाप जब बच्चे को एक उस्ताद के सामने बिठाते हैं ताकि कुरान सिखा दे, तो बच्चे की मासूम सी उंगली होती है ना, 3-4 साल का बच्चा जब बैठता है तो बिस्मिल्लाह की बे पे रखते हैं। तो नबी ने कहा कि जब वो उस्ताद जी कहते हैं ना, बेटा पढ़ो बेज़ेर सिन बिस, तो अभी मासूम सा बच्चा जिसे पता ही कुछ नहीं, वो कहता है बेज़ेर सिन बिस, तो बस इतनी से बे को सीन से मिलाया, उधर खुद खुदा ताला ग्रोह मलाइका को जमा कर लेते हैं और कहते हैं तुम सब गवाह रहना, मैंने इसकी बे की बरकत से इसके माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा दिए।
सुभान अल्लाह, तो ये माँ बाप की सुभान मिराज है। सुभान एक शख्स है वो सच की बुनियाद पे कारोबार कर रहा है और पीक पर है। आज बड़े बड़े पूरी दुनिया में लैंडलॉर्ड पड़े हुए, पनामा आपके सामने ही है सब कुछ, कितनी कितनी दौलत है। बिल्कुल। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में जो कारोबार किया उस वक्त टॉप 10 में भी टॉप 1 पे थे, और सारे यही कहते थे कि सच की बुनियाद पे दुनिया का बेहतरीन मुनाफा ये उठाते हैं, तो आज क्यों नहीं उठाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने फरमाया कि मेरी सुन्नत तुम्हारे सामने है, अल्लाह का हुक्म तुम्हारे सामने है। अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही मानों में हम फॉलो कर लें तो ये दुनिया भी हमारी है और वो दुनिया भी हमारी है। बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, आपने बहुत खूबसूरत बातें की, और जितनी हम आपको यहाँ पे सलाह देते हैं, आप जिससे सीख सकते हैं, भी एक सदका जारिया है। आप आगे भी बताइए, आप भी किसी की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं, आप भी सवाब कमा सकते हैं, और इस इंटेंशन से नहीं कहते सवाब कमाने के लिए अगर आप थोड़े से सेल्फिश और भूखे भी हो जाओ ना तो उसमें कोई गलत बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है डॉक्टर हामिद खान ने, जो हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज हम बात कर रहे थे कि जो नई जनरेशन के बच्चे हैं, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, बात नहीं मानते, वो तो थोड़े बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तरबियत और हर चीज़, सोसाइटल शिफ्ट्स, सब कुछ आ जाता है उसमें। लेकिन आजकल बच्चे झूठ बहुत बोलते हैं, है ना। तो जो था ना बच्चे मन के सच्चे, तो थोड़ी पीछे रहेगी ये बात। एंड आई हैव हर्ड कि अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज से बहुत जो है ना आप बता सकते हैं बहुत हद तक कि कौन झूठ बोल रहे हैं। ये उन खवातीन के लिए भी है जिनके मियाँ लेट घर आते हैं या फोन पे पासवर्ड चेंज हुए हुए हैं और आप उनसे कोई सवाल कर रही हैं, तो आप बता सकती हैं कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो इज इट ट्रू? क्या बता सकते हैं किसी को जज करके? बता सकते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे न्यूरो साइकोलॉजी में कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो अगर आपने मसलन मुझे कोई क्वेश्चन किया, सवाल किया, तो अगर मैं आइस के साथ ऊपर करके, तो फिर हम लेफ्ट देखते हैं ना आइस के साथ, या लेफ्ट देखते हैं कुछ लोग सिर्फ। उसका मतलब ये होता है कि हम ना उस साइड ऑफ द ब्रेन को एक्सेस करते हैं। अच्छा। कि जिसके बारे में हमें फेमिलियरिटी है। अच्छा। हम अपनी मेमोरीज को जो एक्सेस करते हैं। अच्छा। न्यूरोसाइकोलॉजी ये कहती है। सो वी लुक अप एंड लेफ्ट, वी आर थिंकिंग। यूजुअली वी डू दिस। हाँ, लेकिन जो बंदा जब हम बच्चा हो या बड़ा हो, यू नो व्हेन दे लुक अप एंड राइट, इसका मतलब है कि वो ना मेकअप करेंगे कुछ। अच्छा। हाँ, ठीक। हाँ, क्रिएटिव हो रहे हैं। क्रिएटिव हो रहे हाँ, हैं, बिल्कुल। क्योंकि ना वो जो क्रिएटिव साइड ऑफ द ब्रेन है, हम ना उसको उस साइड को एक्सेस करते हैं। अच्छा। When we look up and right। अच्छा। एंड वो जो वो आपने झूठ बोलने की जो बात करते हैं, जो लोग आई कांटेक्ट जो है, आई कांटेक्ट वो जब कांस्टेंट रखते हैं, यू नो, एंड वो डिविएट नहीं करते, सिर्फ ना आंखों में आंख डाल के वो ना बात करते हैं। उनका भी यही होता है कि वो चांस होती है कि वो भी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, जो बहुत डायरेक्ट आई कांटेक्ट करते हैं। जस्ट यू नो अनवेवरिंग कहते हैं ना, अनवेवरिंग आई कांटेक्ट, ना लेफ्ट जाती है ना राइट जाती है, बस स्ट्रेट सीधा। इसका भी मतलब होता है कि चांस होती है वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरे फैक्टर्स भी इंक्लूडेड हो जाते हैं इसमें, बॉडी लैंग्वेज भी, कि वो बैठे कैसे हैं, वो उनकी जो पर्सनालिटी है वो कैसे हैं। अगर आप उनको पास्ट से जानते हैं तो उनका किरदार कैसा है, उनका बिहेवियर, एक्शंस दूसरों के साथ कैसे रहें। अच्छा। ये तमाम चीज़ें आप कंबाइन करके तो फिर आप बता सकते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है कि ये सच है। कुछ लोग कहते हैं कि यार इंट्यूशन हो जाती है कि मेरी छठी हिस्स बहुत तेज है, ये वो वगैरह वगैरह। होती है, क्यों नहीं? माओ की छठी हिस्स इतनी तेज होती है। मैं कहती हूँ माओ की और बेगमात की, जो बीवियां होती हैं। आपको अगर एक दफा मैं आपको बता नहीं सकती कि ऐसे ऐसे मौकों पे जहां में मुझे था कि अम्मी सो गई होंगी या कुछ भी अचानक कॉल आ जाए। सिर्फ मैं ये नहीं कह रही कि जब आप झूठ बोलते हुए पकड़े जाओ, या आपने अगर बताया नहीं, आप दोस्त की तरफ गई नहीं है, पकड़े जाओ। अगर आपको कोई परेशानी भी है, कभी कभी ऐसे होता है कि आप बहुत परेशान होते हो, अपने वालिदैन से जो है वो बात शेयर नहीं कर रहे होते, और अचानक अम्मी की कॉल आ जाती है, कुछ हुआ है मुझे बता दो, तुम ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं। और फिर अचानक आप फूट पड़ते हो अपनी अम्मा के सामने, माँ ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये छठी हिस्सी होती है कि माओ को पता चल जाता है, यू नो, इवन तो अगर वो आपसे कांटेक्ट में ना भी हो।
आई थिंक कि ये तो मदर एंड हाँ, बच्चों की बच्चों की वो एक बिल्कुल। लिंक होता है। हाँ। वो एक चाइनीज फिलोसोफर था, उसने भी कहा था कि हमारे ना एक वो इनविजिबल धागे होते हैं जो बंदों को कनेक्टेड रखते हैं, हमें नजर नहीं आते लेकिन वो होते जरूर हैं। अच्छा, एंड ये जो वो इनविजिबल धागा जो होता है, ये आई थिंक पेरेंट्स एंड औलाद के दरमियान एक चीज ट्विंस के दरमियान होता है। यूजुअली कहते हैं ट्विंस बहुत ज्यादा इन सिंक रहते हैं हर वक्त। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो लोग डिस्कनेक्टेड होते हैं, ब्लड रिलेशंस नहीं होते, तो फिर हम फिर भी वी कैन टेल कि यार ये जो है ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बोल रहा है, बिल्कुल या ऐसा ही। ये कोई कुछ गड़बड़ में है, कोई टेंशन चल रही है। बॉडी लैंग्वेज काफ़ी कुछ बता बता देती सकती है, है। बिल्कुल। आई मीन कोई बंदा अगर बैठा है वो कैसे बैठा है, आप ये भी डिड्यूस कर सकते हैं कि वो नर्वस है, वो कॉन्फिडेंट है, वो एवं ही ऊपर से ही वो कर ये रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे याद है एक दफा शो के बाद डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं आप परेशान हैं, और बिल्कुल हैरान हो गई थी। मैंने कहा है नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर हमारी उसके बाद कॉन्वर्सेशन हुई। तो ये गेम मुझे लगता है इसके लिए भी लेकिन स्किल चाहिए होती है, बड़ी खतरनाक स्किल होती है ये। अब लेकिन मैं आपको फनी बात बताता हूँ। मैं जब फर्स्ट कुछ साल पहले पाकिस्तान आया था, तो वो ना हम बैरिया टाउन लाहौर में थे, तो वहाँ पे हम गए कंट्री क्लब पे। तो वहाँ पे एक वो पता नहीं कोई फैमिली फ्रेंड के थ्रू कोई आर्मी कर्नल थे कि मेजर थे कि क्या थे, वो पूछते हैं कि सर आप क्या करते हैं। मैंने कहा साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओहो हो बहुत खतरनाक। वो फिर सबको बताते हैं, कहते हैं तुसी क्या कहते हैं वो भूल गया हूँ यार, वो ना कुछ ऐसे कहते हैं कि ना अब यू हैड बेटर वॉच इट, के ना ध्यान से बात करें, मोहतात रहें, कि एना दा कोई पता नहीं होता। डिटेक्ट कर ले आपके बारे में। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है प्यारी सी सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप जो है रेड सूट में बहुत अच्छी लग रही हैं, और चुनरी वाला डिजाइन पहना हुआ बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जो है आज आप बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात कर रही हैं, तो वाकई में कहते हैं ना कि चेहरा जो है शख्सियत का आईनादार होता है। तो और जो एक माँ होती है ना, मैं कहती हूँ वो भी एक साइकाइट्रिस्ट होती है, क्योंकि वो बच्चों की बात को ना इशारे में समझ लेती है कि बच्चा अब क्या कहना चाह रहा है या इसकी जिद किस चीज के बारे में। और ये डॉक्टर साहब और बेहतर बताएंगे हमें। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूँगी। जी जी जरूर, बिल्कुल। कि जो है मेरा तो जहाँ तक ख्याल है उसकी दो रीजन है। कि ये पहली रीज़न तो ये है कि नेट का चूँकि दौर है, तो बच्चे मोबाइल से उठते हैं तो लैपटॉप पे बैठ जाएंगे, कंप्यूटर पर बैठ जाएंगे। तो इस तरह ना जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि रिश्तेदारों से के अलावा पेरेंट्स के साथ भी वो टाइम नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल पेरेंट्स के साथ भी ये नहीं बैठते हैं। और दूसरी रीज़न ये है कि पढ़ाई का इतना लोड कर दिया गया है बच्चों पर कि उनके माइंड को मशीन समझ लिया गया। मेरा तो ख्याल है इतना उनको अपना यानी कि अपना गोल अचीव करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो रिश्तेदारों को या पेरेंट्स को किसी को भी इतना टाइम नहीं दे सकते। कैलिबर से ज्यादा जो है वो उनको जो है ना मुश्किल किताबें पढ़ाई जाती हैं। जी बिल्कुल। तो वो इस वजह से ना मेरा ये ख्याल है कि ये दो रीजंस हैं जिसने ना बच्चों को दूर कर दिया, और रिश्तेदारों से, अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से, सबसे सब अपने अपने धुन में लगे हुए हैं, और किसी को किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात। कोई टिप है आपकी कि किस तरह बच्चों को जो है आप लेके आए? सॉरी, कॉल हमारी आउट होगी। एक बात आपने यहाँ पे की तो मुझे से एक जोक याद आया कि आजकल बच्चे फोन पे होते हैं या फिर वो इंटरनेट पे होते हैं, तो एक माँ अंदर आती है और अपने बच्चों को कहती है हर वक्त तुम घर के अंदर बैठे रहते हो, कभी बाहर जाके भी खेल लिया करो। तो वो बाहर जाता है और बाहर से अपना जो है वो कंट्रोलर कनेक्ट करता है और खिड़की के बाहर बैठ के ना तो वही गेम खेलना शुरू हो जाता है। तो बाहर जाना उसके लिए ये है कि अच्छा मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ एनवायरनमेंट में। फिर वो जो क्रिकेट खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, वो जो एक स्ट्रीट एनवायरनमेंट होती थी कि शाम को सारी जो है अम्मियाँ वॉक कर रही हैं, आंटियाँ वॉक कर रही हैं और बच्चे जो है छुपन छुपाई खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं। आप जानते थे अपने नेबर्स को, वो कल्चर रहा ही नहीं है आजकल। और जैसे इन्होंने कहा कि बच्चों को जो है कब वो टेंस है या कुछ है, किस तरह डिटेक्ट किया जा सकता है कि आपका बच्चा स्ट्रेस्ड आउट है? कभी कभी वो नहीं बताते, बट हाउ कैन यू टेल? एक तो होता है अवॉइडेंट बिहेवियर जो होता है। अच्छा। कि अगर आप बच्चे को अप्रोच कर रहे हैं और वो बिल्कुल अवॉइड कर रहा है या अवॉइड कर रही है कि वो बात ही नहीं करना चाह रहे। आई कांटेक्ट, जब मदर या फादर आई कांटेक्ट एंगेज करना चाह रहे हैं तो वो बच्चा ये नीचे देख रहा है या इधर उधर देख रहा है। अच्छा, सही, तो अवॉइड कर रहा है। हाँ, तो वो भी एक ना अवॉइडेंट बिहेवियर होता है। या जब वो ऐसे
कोई बिहेवियर करते हैं कि जो बिहेवियर उन्होंने पहले नहीं किया, या वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिहेवियर या बात करते हैं, ये तमाम यही सिग्नल्स होती हैं कि ये कुछ छुपा रहे हैं। और या तो फिर वो आजकल स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी का जो ज़माना दौर चल रहा है, उसकी वजह से हेडेक्स वगैरह होते हैं, बच्चे बैक एक्स का कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं टांगों में दर्द है वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी बुढ़ापे वाली बीमारियां आजकल बच्चों में आ गई हैं, टांगों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर में दर्द है। ये स्ट्रेस की वजह से जो है ना, ये ना फिजिकल सिम्टम्स जो होते हैं वो साइकोसोमैटिक जो है ना, फिजिकल सिम्टम्स आ जाती हैं। और ये ना इनकी निशानी यही होती है स्ट्रेस की, फिजिकल सिम्टम्स की, कि बैक एक, लेग एक, हेड एक और नेक एक। अच्छा। हाँ, और ये जब अगर कोई बच्चा कंप्लेन भी करता है कि परफेक्टली हेल्थी अगर बच्चा है, कभी भी कोई कंप्लेन नहीं की हुई, अगर वो जाके पेरेंट्स को कहता है कि मेरे बैक में दर्द है या वगैरह वगैरह, तो इसका मतलब यही है कि वो स्ट्रेस्ड है। तो ये ना आई थिंक थोड़ा कसूर तो वो जो इतने भारी बस्ते आप लेके जाते हैं स्कूल, उनका भी है कि ऑनेस्टली साथ कोई उठा के लेके आ रहा हो तो इतनी हैवी किताब है। और एक बात जो आपने की कि पढ़ाई मुश्किल करती है, मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई मुश्किल हुई है, क्योंकि आप किसी भी मुल्क के छोटे बच्चे से बात करो तो आपसे ऐसे बात करता है एज इफ ही इज एन एडल्ट, उसको दुनिया का पता है, उसको करंट अफेयर्स का पता होता है, कोई ना कोई आपसे बात जो है वो कॉन्वर्सेशन कर सकता है, मतलब वो सिर्फ टॉफियों के बारे में बात नहीं करेगा। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा ख़राब है कि आपको किताब तो इतनी बड़ी पकड़ा दी है, लेकिन आपने उससे पढ़ना कैसे, आपने कौन सी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करनी है, कैसे करनी है, हाउ जो है वो नहीं समझाया गया। बस आपको वो पकड़ा दिया गया है कि दिस, और ये पूरी की पूरी जो है आप रट के आ जाओ, जिसका कोई फ़ायदा नहीं। इसके बारे में भी हम बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को किस तरह जो है इस दौर में जो है हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं या पढ़ाई का मेथड चेंज कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको कुछ पकाना सिखाऊंगी। मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं जो हूँ एक किचन शो कंडक्ट करूंगी, लेकिन आपको मज़े की बात बताऊं कि जब भी मैं घर में खाना पकाती थी, क्योंकि हमेशा जो है ना अम्मा से डांट पिट जाती थी कि जाओ कुछ खुद भी बना लो, तो मैं ऐसे प्रिटेंड करती थी जैसे मैं किसी शो में हूँ और मैं कहती थी नमक हस्बे जायका और ये और वो। तो आज मुझे लगता है मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। आज मैं बनाने क्या जा रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। इसको कहते हैं चिकन स्टेक विद मशरूम सॉस, और साथ में आप मैश पोटैटोज और स्टीम वेजिटेबल्स भी जो है वो सर्व कर सकते हैं। ये रेसिपी मैंने कहीं से, आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ रेसिपीज़, तो ये मोस्टली जो है मेरी ही है, और जो चीज़ मुझे पसंद आती है, स्पेशली अदरक लहसुन मेरे हर खाने में होता है, तो वो मैं आपको बता दूँ। आपने करना ये है, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ पहले। चिकन स्टेक की आप चिकन के ब्रेस्ट पीसेस ले लें और कोशिश करें वो जितने पतले हों, और अगर आप उनको थोड़ा सा ग्राउंड कर सकते हैं कि उसको बीट कर सकते हैं तो वो कर लें, क्योंकि वो मैरिनेट जल्दी हो जाते हैं। उसको आप मैरिनेट कर लेंगे वर्सेस्टायर सॉस में। वैसे ये जो है सॉस होती है ये टेंडराइजर होती है, तो आप अगर इसको बीफ में ज़्यादा यूज़ करें तो बेहतर होता है, वो जल्दी टेंडर हो जाता है, पर इससे भी फ्लेवर आ जाता है। आप ये वाली सॉस डालेंगे बीच में, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पेपर, अदरक लहसुन और विनेगर या फिर लीमू जो है ये लगा के आप इसको छोड़ दें आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए अगर जल्दी मेहमान आ रहे हैं, वरना आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें या फ्रिज में रख दें तो जल्दी से मैरिनेट हो जाएगा। और उसके बाद आपने थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा ऑयल और उसके अंदर जो है उसको फ्राई कर लेना है, तो चिकन स्टेक तो आपका बड़ा आसानी से बन जाएगा। और बहुत जल्दी फ्राई होता है, तो कोशिश कीजिएगा कि उसको ज़्यादा आप पकाएं नहीं, वरना वो बहुत चूई हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा आपने अगर मशरूम सॉस साथ में बनानी है जो बहुत ही मज़ेदार होती है, तो आपने करना ये है, आपको चाहिए होंगे ये मशरूम सॉस जो है ये सर्व करेगी एटलीस्ट 3 से 4 लोगों को। तो आप ले लें 2 बड़े प्याज, उसको आप सीधा सीधा काट लें। एक मशरूम का जो है आप टिन ले लें, या फिर अगर आपको वैसे फ्रेश मशरूम्स मिलते हैं तो वो ले लें, उनको भी चॉप कर लें छोटा छोटा। फ्रेश क्रीम होगी आपके पास, नमक, पेपर और ओरिगेनो, और थोड़ा सा लहसुन और बटर। ये आपने करना है। बनाना मैं आपको जो है इसका एक दफ़ा तरकीब बता देती हूँ, फिर आपके सामने ही बनाऊंगी। आपने आधा क्यूब बटर या 2 चम्मच बटर जिस तरह यहाँ पे पड़ा है, इसको डालना है आपने पैन में। थोड़ा सा इसके साथ तेल भी डाल दें ताकि उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो जल्दी से वो प्लेन हो जाए। उसमें आपने 3 से 4 जो है कटे हुए पीसेस गार्लिक के डालने हैं। जब उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए तो उसमें आप प्याज डाल दें। प्याज को आपने काला नहीं होने देना, ब्राउन भी नहीं होने देना, सिर्फ जब वो नरम हो जाता है तेल में, हल्का सा जब वो नरम हो जाए तो उसके अंदर आपने मशरूम्स डाल देने हैं और उसको आप हिलाते रहें। जब वो हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो आपने उसके अंदर डाल देनी है पूरी की पूरी क्रीम,
और फिर उसके बाद आप उसमें डाल दें नमक, पेपर, ओरिगेनो, और आपकी ये भी जो है तैयार हो जाएगी। अभी हमारा जो है चिकन वो डीफ्रॉस्ट होने गया हुआ है, तो जैसे ही वो वापस आता है हम आपको ये रेसिपी फौरन से बनाना सिखाएंगे। बहुत ही क्विक रेसिपी है, तो जल्दी जल्दी बन जाएगी और आप सब ने बना के जो है फिर प्लीज मुझे ये दिखानी है। जी, कैसा लगा आपको मेरा किचन सेगमेंट? जबरदस्त। बॉडी लैंग्वेज पे बात करें तो मेरे डायरेक्टर साहब ने जो है ना एक बड़े मजेदार क्वेश्चन मुझसे पूछा है, जो आई थिंक सो ज्यादातर मर्द हजरात जो है वो पूछना चाहेंगे। वो ये है कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके जो गिव अवेज हैं, कि मतलब आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है जिससे पकड़े जाते हैं आप कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाए? अगर गिव अवे हो गया है तो फिर कंट्रोल कैसे करना है? नहीं, अगर देखें, अगर मुझे पता चल, जैसे अब मैं कभी भी झूठ बोलते हुए ना मेक श्योर कि मैं नीचे देखूं या मैं ऊपर देखूं, मैं ना राइट देखूंगी ना लेफ्ट देखूं, ना मैं आई कांटेक्ट करूंगी, ठीक है। बट आई थिंक कुछ चीजें इंस्टिंक्टिव भी होती हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो हो जाती हैं आपसे। पर चलिए मैं इसको जो है एक और फायदेमंद एक्चुअल क्वेश्चन में फॉर्मुलेट कर लेते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आप बहुत नर्वस होते हैं, हाथों से पसीना आ रहा है, बॉस से हाथ भी नहीं मिलाने का दिल कर रहा होता आपका, बैठ आप सकते नहीं, हर वक्त आप अपनी कमीज ही ठीक कर रहे हैं, टाई ठीक कर रहे हैं, तो कैसे आप कॉन्फिडेंस कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, चीट कैसे किया जाए? एग्जीक्यूट तो वो तो नेचुरल चीज़ है या नहीं है, पर कॉन्फिडेंस चीट कैसे किया जाए कि आप ठीक है? ये जो नर्वसनेस की क्यूज होती हैं ये भी बॉडी ही दिखाती है, और जो कॉन्फिडेंस की जो क्यूज होती हैं ये भी आपकी बॉडी ही दिखाएगी। तो अगर मसलन हमारा इंटरव्यू अब चल रहा है जॉब इंटरव्यू है, तो मैं अगर नर्वस हूँ तो अगर मैं नर्वसनेस मैं मुझे पता है अंदर से कि मैं नर्वस हूँ, लेकिन मैं नर्वसनेस दिखाना नहीं चाहता, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को मैंने कंडक्ट ऐसे करना है कि जैसे कि प्रोजेक्ट हो कि नर्वसनेस नहीं है, यू नो, वो ऑपोजिट जो है ऑपोजिट दिखाना पड़ता है। मसलन अगर आप फिजिटिंग करते हैं इंटरव्यू के टाइम, जैसे आपने कहा है कि कोई हाथ हिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये वो वगैरह वगैरह, तो अगर आपको ये सारी थॉट बेस्ड होता है ना, आपके दिमाग में हो रहा है ये सब कुछ, लेकिन आपने ये करना है कि कुछ लोग होते हैं वो अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं, ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन दूसरे लोग, कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल ही वो जैसे ही थिंकिंग पैटर्न का चला है वो ही प्रोजेक्ट बॉडी से ही होता है। ठीक है। और ये आपने कॉन्शियसली अपने आप को ट्रेन करना है कि जो आपकी एक थिंकिंग चल रही है आपने अपने बॉडी को थिंकिंग के मुताबिक कंडक्ट, जो है इंस्टिंक्टिव जो थिंकिंग होती है ना, जो बॉडी को कंट्रोल करती है, आपने उस पे काबू करना है। और ये हम सिर्फ तभी कर सकते हैं कि जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हम अकेले भी टाइम गुजारते हैं और हम सोचते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, और इसका जो है हमारी फिजिकल बॉडी लैंग्वेज के साथ क्या एक कनेक्शन है, तो फिर कर सकते हैं। आजकल आई थिंक के बहुत ज़्यादा ये भी मसला है कि हम लोगों में बहुत रहते हैं, यू नो, हमेशा बहुत सोशल हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बिल्कुल सोशल होते ही नहीं हैं, लेकिन वो अपने वो आईटी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, फोन्स एंड लैपटॉप्स में बहुत ज़्यादा वो एंगेज रहते हैं, एंड वो भी यू नो सोशल नहीं रहते। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो लोग सोशल मीडिया पे सोशल हैं वो एक्चुअली ह्यूमन इंटरेक्शन में बहुत पीछे रह गए, और उसके ऊपर हम बात करते हुए टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय किचन। डॉक्टर साहब बेयर विद मी टुडे, ठीक है। मेरा किचन में एक बार आपको बताती चलो कि बहुत मेसी होता है, तो ये बिल्कुल टिशपटाश में काम मेरे से नहीं होता कि मैं इधर से भी स्पून से उससे। तो अभी हम मैश कर रहे थे पोटैटोज, और जब वो मुझसे फोर्क से नहीं हुए तो मैंने ग्लव पहन लिए हैं, मेरे हाथ बिल्कुल साफ सुथरे हैं, और इससे हमने पोटैटोज को मैश किया है। एक्चुअली इससे सबसे अच्छे पोटैटोज मैश होते हैं। ये एक टिप है, आप इसके अंदर जो है बटर भी जब मिक्स करेंगे तो हाथों से सबसे अच्छा मिक्स होता है। डॉक्टर साहब, जब मैं यहाँ पे ये काम कर रही होंगी, आप अटेंशन ऐसे डाइवर्ट करेंगे कि आप हमें बताएंगे कि ये जो हमने अभी बात की कि बॉडी लैंग्वेज की, बड़े मजे की बात जो है एक और मुझसे पूछी गई थी कि जब खवातीन का मूड अच्छा हो तो खाना अच्छा बनता है, और जब खवातीन का मूड बुरा हो तो खाना बुरा बनता है। तो जब आप घर में जाएं, कोई भी बात करने से पहले किसी का मूड जांच लेना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब मर्द हजरात घर आते हैं और आप कोई शिकवा लेके बैठी नहीं, आज तुम्हारी माँ ने मेरे साथ ये किया,
तो किस तरह आप देख सकते हैं कि इस वक्त के मुनासिब है बात करना कि नहीं? वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप बॉडी लैंग्वेज ही गेज कर लें। अच्छा। बॉडी लैंग्वेज देखना कि भाई ये जो मेरी वाइफ है इसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे क्या बता रही है, और उसके मुताबिक भी आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर मसलन आप जाके किसी के सामने खड़े हो जाएं और आप ये हाथ बांध रहे अपने और आप सुन रहे हैं, और ये एक ना ये इमेज प्रोजेक्ट करता है कि एक ना आपकी डिसइंटरेस्ट है या आप तवज्जो नहीं दे रहे। अगर आप जाके स्ट्रेट बैक खड़े हो जाते हैं और आप सब्र से आप सुनते हैं बात, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, तो फिर इसका यही एक प्रोजेक्शन होता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, और फिर वो दूसरे बंदे की जो टेंशन जो होती है वो कम हो जाती है, हाफ हो जाती है। हाँ। और कोई तरीका होता है थिंक सो बात करने का भी, कि जब आप बात कर रहे हैं तो आप किस टोन में बात कर रहे हैं? Oh yes, of course. हाँ। तो कौन सी टोन अडॉप्ट करनी चाहिए? आई थिंक ये बेस्ट तरीका ये है कि जब आप अगर आप चाहते हैं कि दूसरा बंदा बिल्कुल जो आप चाहते हैं कि वो ही करे, तो आपको ये चाहिए कि रादर देन के आप दूसरे बंदे पे जाके इम्पोज करें, आप उसको एक ऑर्डर करें, ऑर्डर दें, तो आप ना रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल करें। आप जाके ये डेमोन्स्ट्रेट करें, ये शो करें कि आपने बात जो है आपने उनकी सुननी है, और आप सुने जाके, आप सब्र करें, आप दिखाएं कि आप सब्र कर रहे हैं। तो फिर ये होता है कि दूसरे बंदे को एक वो सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि ये जो मेरा पार्टनर है ये मेरी बात एटलीस्ट सुन रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, मुझे वैल्यू कर रहा है। तो फिर ये जो उनका एक परसेप्शन होता है, यही फिर उनका जो मूड वगैरह जो होता है उसको मूड में चेंज आ जाता है, तो फिर वो ना रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ। एक मैं आपको यहाँ पे बात बताती चलूं कि हमारे पास जो स्टेक्स हैं टाइम की कमी की वजह से एग्जैक्टली स्टेक की शेप में नहीं आया है। ये जो हमारे पास एक बहुत छोटा सा ब्रेस्ट पीस पड़ा हुआ है, इसी शेप का होगा आपका स्टेक, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। इन केस अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको स्टेक नहीं, आप उसे स्लाइसेस में भी काट सकते हैं, आप क्यूब्स में भी काट सकते हैं, और इसके साथ अगर आप फेटुचीनी पास्ता बॉईल कर लें तो यही चीज जो है आप इस सॉस के साथ मिक्स करके थोड़ी सी टॉस करके तो उसको पास्ता में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बड़ी मल्टी डायमेंशनल जो है रेसिपी है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टेक का पीस ही फ्राई करूंगी और साथ में थोड़ी सी जो है ये भी फ्राई कर लूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि क्या करना है। मैरिनेट करने के लिए मैंने इसके ऊपर, दिस इज नॉट द राइट ऑब्जेक्ट टू मैरिनेट इट, हमेशा एक थोड़ी सी गहरी जो है वो लें जिसके अंदर ये पड़ा रहे, हर चीज में डूबा रहे। तो क्योंकि ये शो है, हम लोगों को थोड़ा आपको दिखाना होता है, तो उसके लिए हमने ये किया है। तो इसको मैरिनेट करने के लिए इसमें मैं थोड़ी सी वर्सेस्टायर सॉस डालूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ा सा जो है मैं इसके अंदर पेपर डालूंगी, और थोड़ा थोड़ा अदरक लहसुन जो है मैं इसके अंदर डालूंगी, और इसको मैं छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए। लेकिन इस शो में नहीं, अभी मैं थोड़ा सा मैरिनेट करूंगी, वैसे आपने आधे घंटे के लिए छोड़ना है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। काफी देर से आपके लिए इंतजार कर रही थी, आपसे बात करूँ। हाँ जी, कीजिए बात। आपका शो माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है और आप हमेशा हर शो अच्छा करती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज तो मैं यहाँ पे शेफ भी बन गई हूँ। है जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी लग रही हैं आज आप ना। अच्छा, थैंक यू। खुश रहिए, खुश रहिए। अच्छा, मुझे बताइए कि मैंने बड़ा जरूरी सवाल किया था कि आजकल के जो नौजवान हैं वो माँ बाप की इज्जत नहीं करते या रिश्तेदारों से मिलते नहीं हैं, तो क्या किया जाए इस बारे में? इस बारे में ये किया जाए, पहली बात तो ये कि हमने जो छोटे छोटे बच्चों को आजकल जो फ्री हैंड दिया हुआ है, जैसे कि मोबाइल दिया हुआ है उनको, बिल्कुल, तो फिर लैपटॉप है बच्चों के पास, कंप्यूटर यूज करते हैं, इन चीजों से बच्चों को दूर रखा जाए ताकि वो अपने घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए कुछ टाइम दे सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। होते हैं वो इन चीजों में लग जाते हैं, तो उनको आगे कुछ नजर नहीं आता है। और ज्यादातर जो नई जनरेशन है, ये तो आप देखें हर घर का ये हाल है कि अगर 4-5 बंदों के पास मोबाइल हैं, सब मोबाइल पे लगे हैं, और 2 बंदों के पास नहीं है तो वो बेचारे खामोश बैठे हैं, वो लगे पड़े हैं। तो इस तरीके से टाइम का ज़या हो रहा है और वक्त बर्बाद। तो कहते हैं मोबाइल का कसूर है। मोबाइल का कसूर है, बिल्कुल है। और ये है कि हम लोग देखते भी तो नहीं है ना बच्चे कर क्या रहे हैं हमारे घर में, बिल्कुल छोड़ देते हैं हम लोग बिल्कुल। तो ये कि इन चीजों से जरा परहेज किया जाए। और मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताना चाहूंगी थोड़ी। जरूर जरूर, बहुत सारी अच्छी बातें बताएं। आप ना अभी जो प्रोग्राम कर रही थी, आपके प्रोग्राम में एक साहब आए हुए थे, मौलाना साहब, बिल्कुल मेराज की बातें कर रहे थे। इसी से रिलेटेड मेरे पास कुछ बातें मैंने लिख के रखी हैं आपको सुनाने के लिए। जी जी, सुनाइए। जैसे कि
कुदरत की तमाम चीजें अपने लिए नहीं बनी है, हम्म ठीक है। हम्म दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते, दरख्त जो है खुद अपना फल नहीं खाते, सूरज अपनी रोशनी हर रात नहीं देते, फल जो है फूल जो हैं वो अपने लिए खुशबू नहीं बिखेरते। इसी तरीके से इंसान को अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना चाहिए, जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जी मिसाल बना के जो है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत बात आपने की है। और आसम यहाँ पे हिलाने वाला चमचा नहीं है, जरा भाग के ले आओ। अच्छा, इसके अंदर मैंने किया ये है कि सबसे पहले इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था और उसके अंदर मुझे बटर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए प्लीज़ अगर आपको कोई इश्यूज हैं, आपको मना किया गया है ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ खाने से या कुछ भी, तो आप उसमें जो है एहतियात कीजिएगा। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बटर डाल दिया है और बिल्कुल हल्का सा जो है मैं इसके अंदर गार्लिक डालूंगी ताकि इसमें एक जो है वो मज़े का जो स्मेल होती है वो आ जाए। और आपने किसी भी चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना, किसी चीज़ को बहुत पकाना नहीं, बस वो हल्का सा नरम हो जाए तो बहुत है। अब यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, आप तक पहुँच गई है बटर और गार्लिक की स्मेल? नहीं पहुँची अभी? मेरे तक पहुँच गई है, ठीक है, अभी आप तक भी पहुँच जाएगी। आप भी सीखने दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में खुद भी बनाना पड़ता है कुछ, है? बल्कि चम्मच आप ही पकड़ लें, आ जाए, हिला तो लेना, फिर बाद में क्रेडिट ले लीजिएगा कि मेरे हाथों का जायका है। अच्छा, ये हल्की सी जो है हमारी यहाँ पे फ्राई हो जाए। जब भी आपको बटर की, और कोशिश कीजिए कि येलो बटर इस्तेमाल करें, सबसे ज़्यादा मज़ेदार वही होता है, मार्जरीन ना इस्तेमाल करें। अच्छा, इसकी हल्की से स्मेल आना शुरू होगी है कि बटर में गार्लिक फ्राई हो गया। इसमें मैं डाल दूंगी प्याज। आप डर रहे हैं? नहीं हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है। अच्छा, क्या बॉडी लैंग्वेज से मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि आपको शायद चूल्हे से थोड़ा डर लगता है। अच्छा, यहाँ पे हमारा तेल जो है वो भी गर्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे चिकन स्टेक जो है वो भी फ्राई करना स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, इसको हम टर्न करें। चिकन स्टेक जो होता है वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है, तो आपने उसको जलाना नहीं है। हमारे यहाँ पे प्याज ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने जैसे कहा था इन्हें ब्राउन नहीं होने देना, काला नहीं होने देना। अब इसमें मैं डाल दूंगी मशरूम्स। कोशिश करें जो घर में आपकी चाय वाली पतीली होती है, हर किसी के घर में होती है ना, सबसे ज्यादा वो होती है, सॉस जो है आप उसके अंदर बनाएं हमेशा, क्योंकि उसके अंदर एक तो बहुत ज्यादा तेजी से आग नहीं पहुंचती और वो थोड़ी डीप होती है, तो उसमें सॉस मैंने हमेशा उसी में बनाई है, तो बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा, आपने करना ये है, मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स रखी हैं, ये बिल्कुल ताजा है। थैंक यू, अकल की बात की आपने। बीफ स्टेक बनाते हैं। बीफ स्टेक में टाइम बहुत लगता है। अच्छा, हमारी स्टेक जो है, अगर आपकी मोटा पीस हो चिकन का तो उसके अंदर थोड़े से कट लगा लें ताकि वो जल्दी से जो है फ्राई हो जाए। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे जो मैंने वेजिटेबल्स रखी हुई है, इसके साथ गाजर होनी चाहिए, जुकीनी होनी चाहिए, ब्रोकली होनी चाहिए, कोई भी जो भी चीज़ आपको पसंद है उसको आप साथ में रख लीजिए। और इनको स्टीम्ड वेजिटेबल्स अगर आप साथ में रखें तो बहुत मज़े की होती है। एक घर में स्टीम करने का तरीका मुझे आता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने कोई भी बड़ा सा पतीला लेना है और उसके ऊपर वो जो इस तरह की चीज़ नहीं होती, इसके अंदर चावलों का पानी निकलता है, जो भी उसे कहते हैं, क्या कहते हैं पता है किसी को? छन्ना, ठीक है, वो आपने उसके ऊपर रखना है और नीचे वाली पतीली को पानी से भर दें और ऊपर वाले उस छन्ने के अंदर सारी वेजिटेबल्स रख दें और उसको कवर कर दीजिए। इसके अंदर हल्का सा ऑलिव ऑयल, हल्का सा नमक, हल्का सा विनेगर डाल के उसको छोड़ दें, तो वो स्टीमर अगर आपके पास नहीं भी है तो उसमें जो है वो स्टीम हो जाएगी। अच्छा, चिकन हमारी तैयार हो गई है, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। जब आपके हल्के से फ्राई हो जाए, हल्के से फ्राई हो जाए तो आपने करना ये है, पूरी की पूरी क्रीम है, मेरा फेवरेट पार्ट है, इसके अंदर डाल देनी है। और अगर आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला दें या फिर आप हल्का सा दूध डाल दें साथ में। इसकी एक साइड बहुत गर्म है।
कैसा लग रहा है आपको? Does it look delicious? हाँ or अच्छा not? लग रहा है। अच्छा लग रहा है? Yeah. आप तो यही कहेंगे ना, चूल्हे के बहुत नजदीक हैं क्योंकि आप। हाँ ये ऐसे होता है कि देखने वाले को अच्छा लगता है ना, टेस्टी लगता है। ये असल खाने में वाले। बड़ा टेस्टी होगा, आप टेंशन ना लें। इसमें हमने क्रीम डाल दी है, इसके अंदर हम थोड़ी सी पेपर डालेंगे, और कोशिश करें कि ओरेगनो अगर आपको क्रश्ड ना मिले, जो लीव्स होते हैं ओरेगनो के मोटे मोटे, अगर वो मिल जाए तो वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और हल्का सा हम इसके अंदर नमक डालेंगे। आपने देख लिया होगा कि मैं बहुत देसी तरीके से काम करती हूँ, मैं हर चीज़ चुटकियों के हिसाब से डालती हूँ। आपकी सॉस भी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसको तब तक हिलाते रहेंगे जब तक इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक ना हो जाए। स्टेक हमारा तैयार है। टाइम हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आए ताकि मैं आपको एक साफ सुथरा टेबल और साथ में जो है प्रेजेंटेड डिश दिखाऊं। छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमारी डिश जो है वो बन गई है, वो वहां पड़ी है, आपको मैं दिखाती हूँ। साथ में अगर आपने कोई भी ड्रिंक सर्व करनी है तो वो मैंने आज बनाया है पीना कलाडा। बहुत ही इजी रेसिपी है। आपने करना ये है कि आपने कोकोनट मिल्क लेना है, आपने पाइनएप्पल स्लाइसेस लेने हैं, और अगर आपने चीनी डाली है तो सबसे पहले आप पाइनएप्पल स्लाइसेस के अंदर जो है चीनी ग्राइंड कर लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा कोकोनट मिल्क डाल दें 1 ग्लास, और उसके बाद आपने कोई भी जो है सोडा, जो भी फिजी क्लियर ड्रिंक हो वो इस्तेमाल करनी है बीच में डालने के लिए, इसको फिजी बनाने के लिए। और बिल्कुल एंड में जब ये सब कुछ बन जाए, जब आप इसको ग्लास में डाल लेंगे, जो मैं भी डाल लेती हूँ, मैंने ब्रेक में इसको ग्राइंड कर लिया है, उसके अंदर आप लेमन डाल दें। लेमन कभी डायरेक्टली आपने कोकोनट मिल्क में नहीं डालना, वरना वो मिल्क जो है वो फट जाएगा। अभी मैं आपको बताती चलूँ फिर से कि टैंग लेके आया है आपके लिए इस मदर्स डे पर कुछ खास। आपने करना यह है कि आपने कॉल करनी है उनके नंबर पे, जो मैं आपको अभी बता देती हूँ, और आपने अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाना है, और रिकॉर्ड कराने के बाद जो है वो मैसेज टैंग आपकी अम्मी को भेज देगा मदर्स डे पे, और वो सरप्राइज हो जाएंगी, और ये अच्छी बात होगी। हमारा जो है पीना कलाडा भी तैयार हो गया है। इसके अंदर मैं लेमन डाल देती हूँ जल्दी से थोड़ा सा, और आप लोगों ने प्लीज ये डिश जो है बना के तो मुझे उसकी पिक्चर जरूर भेजिएगा, ठीक है? ठीक है ऑडियंस, समझ आई है आज की डिश कुछ? क्या क्या कहा है आपने? कहीं जरा दोबारा है क्या क्या? तो ये सजावट में जिंदगी में पहली दफा कर रही हूँ, तो आई होप ये प्यारी लगे, है ना? और इसके अंदर थोड़ा सा लीमू निचोड़ दें, और ये आपका बन गया जी पीना कलाडा। अच्छा सॉरी, जब आप किचन भी मैनेज कर रहे हो हैं और आप शो भी कंडक्ट कर रहे हो तो ऐसा तो होता है, क्यों डॉक्टर साहब? यस एब्सोल्युटली, ऐसे ही होता है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब ने भी एक बड़ी अच्छी सी जो है तारीफ की थी मेरे इस डिश की। तो अच्छा, मैं चाहूंगी कि हमारे पास एक बहुत ही प्यारी नात ख्वाह जो है, बहुत प्यारी आवाज वाली, वो बैठी हैं, तो वो जल्दी से जो है हमें बगैर किसी और देर के एक नात सुना दें। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी कौन जलवानुमा आज की रात है।
अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, आमे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू माय ऑडियंस। यूं ही हमें देखते रहिए, यूं ही प्यार देते रहिए। महकती मॉर्निंग महके हर पल जिंदगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला आपके रोज़े, आपकी इबादत आज ही कबूल करे। मुझे भी, मेरी टीम को भी, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और इस शो को रैप अप हम करेंगे एक हमारे पास और नात ख्वाह हैं, उनकी प्यारी सी नात से। अल्लाह हाफिज़। हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं। हबीबे खुदा का मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले। सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं। बड़ी गरीबी है, मजबूर हो गए हम, तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए हैं हम। जो हुक्म हो तो मदीने में घूमने आए